नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान मौसम की परवाह किए बिना सभी के लिए अनाज उगाते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। यही किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण भी करते हैं और अगर वही गरीब होंगे तो देश की प्रगति नहीं हो सकती। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गन्ना की फसल को पुक्का बोइंग रोग से बचाने के उपाय। वैज्ञानिक तरीके से करें तिल की बुआई और लें अच्छी पैदावार। बरसात के मौसम में गन्ने की फसल में कुछ रोगों का प्रकोप होता है जो गन्ने के उत्पादन को खासा प्रभावित करते हैं, जिसमें एक है पुक्का बोइंग रोग। इस रोग का प्रकोप कुछ किसान भाइयों की फसल में देखने को मिल रहा है। यदि समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो गन्ने में पुक्का बोइंग रोग को किसान कैसे पहचाने और इसका नियंत्रण किस प्रकार से करें, इस बारे में विस्तार से जानते हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर एस.के. पांडे से। अभी तक जो मुझे सूचना प्राप्त हो रही है, बहुत किसान भाइयों के फ़ोन आ रहे हैं। एक गन्ने की बीमारी है पुक्का बोइंग, जिसमें पत्तियां आपस में उलझ जाती हैं और शुरू की अवस्था में पत्तियां उलझती हैं, एक पौधों की पत्तियां आपस में उलझती हैं, कभी कभी बगल वाले पौधों की भी पत्तियां आपस में उलझ जाती हैं। और जैसे ही जुलाई में बरसात का मौसम आता है, यह बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ती है और पहले खेत के किनारे से शुरू होती है, बाद में पूरे खेत में फैलने लगती है। गन्ना वानस्पतिक प्रवर्धन द्वारा उगाई जाने वाली लंबी अवधि की फसल है, जो वर्ष भर या उससे भी अधिक समय तक खेत में खड़ी रहती है। इस दौरान फसल जमाव, बढ़वार और विस्तार आदि अवस्थाओं से गुजरकर परिपक्वता की स्थिति में पहुंचती है। इन अवस्थाओं से गुजरते समय फसल अनेक प्रकार की व्याधियों द्वारा प्रभावित होती है। सामान्यतः गन्ने की फसल में रोगों द्वारा गन्ने की उपज में 18 से 31% तक की हानि देखी गई है, परंतु रोगों की महामारी की दशा में संपूर्ण फसल नष्ट हो सकती है। रोगों द्वारा की गई हानि से किसान और मिल मालिक दोनों ही प्रभावित होते हैं और किसान को अधिक हानि होती है। इसकी अधिक प्रकोप अभी तो यही पाया जा रहा है कि पत्तियां उलझ रही हैं, लेकिन आगे चलकर यह पत्तियां उलझते हुए पत्तियां छोटी हो जाती हैं, पूरे पौधों का बढ़वार हो जाता है, जैसे भाला की तरह का गन्ना हो जाता है, नीचे मोटा ऊपर पतला, सारी पत्तियां छोटी छोटी हो जाती हैं, फुटाव नहीं होता, गन्ने का बढ़वार नहीं होता, गन्ने की मोटाई कम हो जाती है, इससे काफ़ी नुकसान होता है। पुक्का बोइंग रोग ये एक फफूंदी जनित रोग है जो फ्यूजेरियम मोनलीफर्मी द्वारा फैलता है। रोग की प्रारंभिक अवस्था में अगोले की पत्तियों पर सफेद धब्बे पड़ते हैं, जहां से पत्ती सड़कर नीचे गिर जाती है। संक्रमण की तीव्रता अधिक होने पर अगोले की सारी पत्तियां मुड़कर सूखकर गिर जाती हैं। गन्ने का ऊपरी भाग ठूंठ की भांति दिखाई देता है। पत्तियों के सड़कर नीचे गिर जाने से पौधों की बढ़वार प्रभावित होती है। इससे किसान को हानि का सामना करना पड़ता है। किसान भाइयों, गन्ने की फसल में पुक्का बोइंग की रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के 0.2% विलियन का 15 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव करने पर रोग की रोकथाम हो जाती है। अगर किसान भाइयों को अपने खेत में इस तरह की पत्तियों के उलझने की आपस में समस्या दिखाई दे तो कार्बेंडाजिम 50 WP 50 घुलनशील पाउडर और उसके साथ स्टिकर मिलाकर 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में कार्बेंडाजिम और लगभग 300 लीटर पानी लगेगा, 20 टंकी में 300 ग्राम दवा और स्टिकर मिलाकर छिड़काव कर दें। जहाँ जहाँ दिखे स्पॉट एप्लीकेशन कर दें, या अगर पूरे खेत में है तो पूरे खेत में कर दें, या खेत की मेड़ से घुसते समय 1 2 3 लाइन में है तो उसी का स्पॉट ट्रीटमेंट कर दें।
और बरसात होने के बाद अगर इसका प्रकोप बढ़ता है तो दूसरी बार भी इसका छिड़काव करें और उस छिड़काव घोल में कार्बेंडाजिम 50% घुलनशील पाउडर के साथ 6 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन नामक दवा को भी उस घोल में 300 लीटर पानी में मिलाकर स्टिकर के साथ छिड़काव करें। इसका नियंत्रण हो जाता है, अन्यथा इसके द्वारा थोड़ा नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। घर में बगीचा रखने के शौकीन लोगों के लिए बारिश का मौसम एकदम सही मौसम है। इस मौसम में आप बागवानी का भरपूर मजा ले सकते हैं। इस बारिश में यदि आप अपने घर में किचन गार्डन तैयार कर लें तो बात ही अलग है। इससे सौंधी सी महक घर में फैल जाएगी और साथ ही आप घर पर लगाए हुए सब्जियों का स्वाद भी ले पाएंगे। तो इस बारे में जानकारी दे रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र बानसूर अलवर की गृह विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर रुपेंद्र कौर। आज हम आपको स्वास्थ्य ही संपदा है इसके संबंध में कि हम कैसे घर पर कुछ सब्जियां उगा सकते हैं और उन सब्जियों का प्रयोग हम घर के लिए कर सकते हैं और अपने परिवार के स्वास्थ्य को उत्तम बना सकते हैं। देखिए बहनों कि हर मौसम में हम सब्जियों का प्रयोग करते हैं और ये सब्जियां हम अपने घर के आसपास जो खाली जगह बची हुई है उसमें उगा सकते हैं। अगर आपके पास खाली जगह नहीं है तो घर में खाली डिब्बे, गमले, इनमें भी कुछ तरह के पौध जैसे टमाटर, बैंगन इस तरह के हम लगा सकते हैं ताकि हम ताज़ी सब्जियां अपने परिवार को दे सकें। तो किचन गार्डनिंग का यही कारण होता है कि हम एक तो ताज़ा सब्जियों का प्रयोग करें और दूसरा हम पैसे की भी बचत कर सकें कि बाज़ार से हम जो सब्जियां लेके आते हैं उनमें ज़्यादा पैसे दे के आते हैं और उनमें सड़ी गली भी होती हैं, बैक्टीरिया भी ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। और घर पर अगर हम किचन गार्डनिंग अपनाते हैं तो उसमें हम बिना पेस्टिसाइड वाली ऑर्गेनिक सब्जियां उगा सकते हैं जिससे कि हम अपने परिवार को एक सुरक्षा दे सकते हैं। किचन या टेरेस गार्डन के लिए ऐसे स्थान का चयन करें। छत के ऊपर, बरामदा या खिड़की के छज्जे, घर में खुले स्थान जहां पर सूर्य की रोशनी तथा पानी की सप्लाई की सुविधा हो, वहां पर किचन एवं टेरेस गार्डन बेहतरीन ढंग से स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि पौधे सूर्य की रोशनी एवं पानी प्राप्त कर अच्छी गुणवत्ता की सब्जियों एवं फलों का उत्पादन देते हैं। इस समय जैसे कि इस मौसम में हम बैंगन, टमाटर, भिंडी, लौकी और कुछ फलदार जैसे पौधे भी सब्जियों के बीच में लगानी चाहिए, जैसे नींबू है, बेर है। इससे क्या है कि एक तो सब्जियां जो हमारी हैं वो ज़्यादा अच्छे से उगती हैं, दूसरा जब हमने फलदार पौधा लगा लिया तो उसकी देखभाल करते करते उसके आसपास हम कुछ सब्जियां लगाते रहेंगे ताकि उसी पानी को हम सब्जी उगाने में काम में ले सकें। इसके अलावा रसोई में काम में आने वाला जो पानी है, रसोई में बर्तन धोने का पानी है, जो सब्जियां धोने का पानी है, उस पानी की इस तरह से नाली या व्यवस्था बना के हम उस पानी को सब्जियों में डालने के लिए, सब्जियां उगाने के लिए काम में ले सकते हैं, जिससे जल संरक्षण के सिद्धांत को भी हम ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा सब्जियां उगाने के लिए सबसे पहले मिट्टी की अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। ऐसे खेत से लाके मिट्टी वहां डालनी चाहिए जो कि अच्छी उपजाऊ हो। और मिट्टी की तैयारी करने के बाद हमें ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करना चाहिए। अगर ऑर्गेनिक खाद आपके पास उपलब्ध नहीं है तो बाज़ार से आप ला सकते हैं, नहीं तो आपके घर पे जो गोबर की खाद है उसी को ही आप प्रयोग कर सकते हैं। कंटेनर और गमलों में लगे पौधों का देखरेख करना नितांत आवश्यक है। पौधों की सिंचाई मौसम, पौधे का प्रकार एवं आकार तथा कंटेनरों के आकार पर निर्भर करता है।
फल सब्जियों में सहारा देने की आवश्यकता पौधे के विकास की अवस्था एवं पौधे के प्रकार पर निर्भर करती है। यदि पौधे लता वर्गीय कुल के हैं तो उनको सहारा देने की जरूरत होती है, जैसे लौकी, करेला। सेम स्टैकिंग के द्वारा पंडाल प्रणाली पर इनको फैलाना चाहिए। इसके अलावा टमाटर, बैंगन और मिर्च को पौधारोपण के 2 महीने बाद स्टैकिंग करने की जरूरत होती है। और इसके बाद अगर सब्जियों में कुछ कीट आते हैं तो उसके लिए आप नीम के पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे नीम के पत्तों को रात भर पानी में भिगो दिया या उबाल के ठंडा कर लिया, छान के फिर उस पानी का छिड़काव सब्जियों पे करने से कीटों से थोड़ी राहत मिल जाती है, जिसमें हमको किसी दवाई का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर सब्जियों में कोई रोग दिखाई देता है, जैसे सब्जियां बन नहीं रही हैं, सिकुड़नी शुरू हो गई हैं, पौधे के पत्ते गिर रहे हैं, इस तरह की कुछ रोग वाली अगर समस्याएं दिखाई दे रही हैं तो हम घर पर ही जो लहसुन काम में लेते हैं खाना पकाने में, उस लहसुन के सत को बनाकर उसको 10 ml सत को 1 लीटर पानी में मिलाकर उसका घोल का हम छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि अगर सब्जियों में कोई रोग लगते हैं तो उससे हम राहत पा सकते हैं। सब्जियों की तुड़ाई परिपक्व अवस्था पर तुरंत करना चाहिए, क्योंकि इसी अवस्था पर फल सब्जियां ताजा एवं गुणवत्ता वाली प्राप्त होती हैं तथा पत्ते वाली सब्जियां जब कोमल रहें तब रोजाना तुड़ाई करते रहना चाहिए। टमाटर की तुड़ाई परिपक्व अवस्था पर करना चाहिए। भिंडी एवं बैंगन की तुड़ाई पूरे आकार धारण कर लें, लेकिन कोमल रहें तब उसकी तुड़ाई करना चाहिए। इस तरह से हम इन सब्जियों को, जैसे अपने खाली जगह में सब्जियों को उगाकर अपने परिवार को ताज़ा फ्रेश जो सब्जियां हैं वो दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास कुछ सब्जियां बच जाती हैं उपभोग करने के बाद, खाने के बाद, तो उनका हम मूल्य संवर्धित उत्पाद भी बना सकते हैं। जैसे अगर आपने टमाटर उगाया है तो उसका जैम, स्क्वैश और या फिर उसके कुछ सॉस, इस तरह के कुछ उत्पाद बना सकते हैं। अगर आपने मिर्ची उगाई है तो बची हुई मिर्ची का आप अचार बना सकते हैं। तो एक पंथ 2 काज आप कर सकते हैं कि जैसे आपके घर में अचार भी बन जाएगा, कुछ दूसरे उत्पाद भी बन जाएंगे और ताज़ा सब्जियां भी हम काम में ले सकते हैं। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां यहाँ पर रुकेंगे। एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश में तिल की खेती खरीफ मौसम में बहुत से किसान करते हैं, लेकिन प्रदेश के अधिकतर किसान इसकी बुआई करते समय लापरवाही कर देते हैं, जिससे बीजों का कम जमाव होता है और उत्पादन में कमी आ जाती है। तो किसान तिल की बुआई के लिए कौन कौन सी उन्नत किस्मों का चयन करके बुआई करें, इस बारे में जानते हैं सहायक कृषि संचालक अनुराग पटेल से। मैं खरीफ सीजन में तिलहन की फसलों पर बात करूं तो तिल बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। तिल एक स्वदेशी फसल है। यह प्राचीन काल से इसकी खेती भारत देश में हो रही है। तो जो उन्नतशील किस्में हैं, उसके बाद जैसे ही बारिश चालू होती है, किसान भाई खेत की तैयारी में लग जाते हैं। जो खरपतवार पहली बारिश में उगते हैं, उन खरपतवारों को नष्ट करने के लिए 2-3 बार उसमें हैरो चला देते हैं। हैरो चलाने से खेत एकदम आपका अच्छा हो जाता है। इस तरह से हैरो चलाकर खेत की तैयारी आप कर लें। किसान भाइयों, इसके बाद हम यदि तिल में पोषक प्रबंधन की बात करें तो खेत की तैयारी के समय 5 से 10 ट्राली, लगभग 5 टन गोबर की अच्छी पकी हुई खाद खेत में मिला देना चाहिए। गोबर की खाद हो, कंपोस्ट की खाद हो, इससे मिला के पूरे खेत में मिला देने से पोषक तत्व तो खेत की मिट्टी में मिल जाते हैं। इसके बाद हम
अन्य पोषक तत्व और रासायनिक पोषक तत्व जो है, यदि सिंचित है हमारे पास सिंचाई का साधन है तो उसमें थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा होती है। 60-40-20 जो है हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास संस्थित मात्रा है। और यदि सिंचित क्षेत्र नहीं है, वर्षाधारित है, तो 40-30-20, 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम स्फोर अर्थात फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास का इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो हम बता रहे हैं ये प्रति हेक्टेयर मात्रा है। इसके अलावा किसान भाई, चूँकि ये तिलहन की फसल है, तिल है, इसमें गंधक की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में सुपर फास्फेट स्पोर को दिया है तो अलग से गंधक देने की ज़रूरत नहीं है, अन्यथा 20 से 25 किलोग्राम जो गंधक है वो खेत में डालना चाहिए। तिल की फसल में भूमि और बीज जनित फफूंदी रोगों का प्रकोप भी होता है, इसलिए आप अपनी फसल को इन रोगों से बचाने के लिए बीजों का उपचार करके वैज्ञानिक तकनीक से बुवाई किस तरह से करनी है, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं बीज की मात्रा की। तो तिल में सामान्य तौर पर 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगता है, लेकिन जब हम लाइन सोइंग करते हैं, सीड ड्रिल से बुवाई करते हैं तो बीज दर को हम घटा सकते हैं। 3.5 किलोग्राम मात्रा से भी काम चल सकता है। इससे अच्छी स्पेसिंग रहेगी और इसमें हवा भी अच्छी जाएगी और पैदावार भी अच्छी आएगी। कुछ क्षेत्रों में, कुछ जगहों पर वहाँ के पूर्व के अनुभव के आधार पर किसान भाई अगस्त के माह में बुआई करते हैं। अब बात आती है कि बुआई किस तरह से किया जाए। अगर हम बुआई सीड ड्रिल से करते हैं तो लाइन से लाइन की दूरी जो है वो 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। हम उसको क्या कहते हैं, हल बैल से कर सकते हैं तो उसमें भी लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। और बीज इसका क्योंकि बहुत छोटा होता है किसान भाइयों, तो 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरा नहीं जाना चाहिए। किसान भाइयों, मेरे द्वारा जो आपको तकनीकी प्रौद्योगिकी बताई गई है, अगर इन तकनीकियों का आप फसल उत्पादन में, तिल की खेती करने में उपयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अच्छी पैदावार मिलेगी और आप इससे अच्छा इनकम प्राप्त कर सकेंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला जयपुर के कृषक रमेश चौधरी ने। आप FIR विधि से बीजोपचार के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो रमेश चौधरी जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज अपन बात करेंगे बीजोपचार के बारे में। जैसे बच्चे को जन्मगुट्ठी दी जाती है वैसे ही पौधों की बीजोपचार एक जन्मगुट्ठी है जिससे उनका आगे अच्छा लालन पालन पोषण हो सकता है, अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा देखने में आता है कि किसान फसलों में लगने वाले रोगों और कीटों के नियंत्रण के लिए कई तरह के रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग करते हैं, जिससे लागत खर्च बढ़ जाती है और फसल उत्पादन भी कम मिलती है। तो इस तरह की समस्या से किसान कैसे बचे, इस बारे में जानते हैं। तो अभी जब जैसे खरीफ का मौसम चल रहा है तो इसमें बीजोपचारित बहुत महत्व है, क्योंकि खरीफ ऋतु में वातावरण में तापमान के साथ साथ आर्द्रता बनी रहती है और आर्द्रता तापमान जब ज़्यादा रहते हैं दोनों, तो फफूंदनाशक रोगों का ज़्यादा प्रकोप होता है। आज के समय में खेती में लागत को कम करने के लिए कई उपायों को समय पर अपनाना आवश्यक है, जिसमें एक है बीज उपचार, जो बहुत ही कम खर्च में आसानी से किया जा सकता है। और अब बात आती है कि किसान फसलों को रोगों और कीटों से बचाने के लिए बीजों को उपचारित किस तरह से करे, इसकी सही विधि क्या है, इस बारे में जानते हैं। बीजोपचार का एक वैज्ञानिक तरीका है जिसमें FIR मतलब पहले फंजीसाइड से उपचारित करो, फिर इंसेक्टिसाइड से करो, फिर राइजोबियम कल्चर से करो
कुछ ऐसी फसलें होती है बिना दाल वाली फसलें जिनमें राइजोबियम नहीं लेते, तो उनमें आप फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड से उपचारित कर सकते हैं। मूंग की फसल में पहले अपन फंजीसाइड जैसे कि थायरम से उपचारित कर सकते हैं, और इंसेक्टिसाइड में अपन इनको उपचारित करने के लिए अपन पिप्रोनिल ले सकते हैं। पिप्रोनिल जो लिक्विड आता है या इमिडाक्लोरपिड लिक्विड आता है 600 FS, उसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद में अपन राइजोबियम कल्चर से उपचारित करेंगे। इसी के साथ साथ जैसे कुछ किसान भाई मूंगफली उगा रहे हैं, तो मूंगफली उगाने वाले किसानों को भी ये सलाह दी जाती है कि वो इसी तरीके से बीज उपचार करें। थायरम से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। थायरम के अलावा जो कीटनाशक दवाई है इमिडाक्लोरपिड 600 FS, उससे बीज उपचारित करें तो आने वाले टाइम में उनके ज़मीन में जो कीड़े लगते हैं उनसे बचा जा सकता है। इसी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी खरीफ की जैसे बाजरा हुआ, तो इन जैसे मैं बता रहा हूँ बीजोपचार करने से काफ़ी फायदे हैं। अगर आज अपन बीजोपचार करते हैं तो आगे जाके अपन पौधों को बड़ी बीमारी से बचा सकते हैं, और उसमें होने वाले खर्च जब बचेगा तो किसान की आय में भी बढ़ोतरी होगी। इसलिए बीज उपचार को हमेशा ही महत्व दिया गया है। तो ये बीज उपचार करें और अधिक मुनाफा कमाएं। किसान भाइयों, बीज उपचार करने के फायदे अनेक हैं, जो इस प्रकार से हैं। खेत में बीजों का समान अंकुरण होता है, खेत में पौधों की संख्या उचित रहती है, फसल रोग और कीटों से मुक्त होती है, फसल से अच्छी गुणवत्ता के साथ अधिक पैदावार मिलती है, फसल उत्पादन में लागत कम लगती है और फायदा अधिक होता है। आमतौर पे देखा गया है कि किसान भाई जैसे जैसे बताते वैसे करते हैं, लेकिन कई बार गलती हो जाती है। तो बीजोपचार में प्रमुख सावधानियां कौन कौन से रखें? एक तो बीजोपचार में सबसे पहले किसान भाई अपनी खुद की सुरक्षा करें। उसके लिए पहले अपने हैंड ग्लोव्स मतलब दस्ताने पहने, मुंह पे मास्क लगाएं, और बीजोपचारित करते समय खाने पीने की चीज़ों से दूर रहे, और उस दौरान बच्चों को भी आसपास नहीं आने दें। बीजोपचार जैसा तरीका बताया FRI सिस्टम, उसके हिसाब से करें। और फसल के जैसे ही अपन फसल बोएंगे उसके तुरंत पहले भी बीजोपचार अपन कर सकते हैं। कई बार एक किसान ये होता है कि बीजोपचार 5 दिन पहले कर लेता है और बुआई 5 दिन बाद में करता है, तो वो गलत तरीका है। 1 दिन पहले आप बीजोपचार करके रख सकते हो, या कुछ घंटों पहले रख लो। इस सबसे बढ़िया है कुछ घंटों पहले बीजोपचार करके और हाथों हाथ बुआई करो, जिससे नुकसान होने की संभावना कम होती है। धन्यवाद। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुने हुए मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।